बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सहाफ़ी हैं या फिर उनकी अपनी ही जमात के लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ जो अमल में आ रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या मुस्तक़बिल में ऐसी मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, ये फिर नहीं हो सकती, इसके ऊपर हारून साहब से तज़किया लेंगे। मगर इमरान खान साहब ने आज जो साहिवाल की तहसील चीचावती में जलसा किया, उस जलसे में उन्होंने कई सवालात भी उठाए, मगर ये वाज़ेह भी कर दिया कि चाहे पूरा सिस्टम एक तरफ हो जाए, पूरी मशीनरी पंजाब गवर्नमेंट के साथ जाकर मिल जाए, मगर फिर भी ये दावा हम करते हैं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को जीत कर दिखाएंगे। उनकी इस जीत का दावा या इसकी बुनियाद क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया के मामलात मुसलमानों के हवाले से तो हम बात करते हैं, मगर आज़ादी इजहार राय का गला किस तरह से घोंटती है मोदी सरकार और भारत में किस तरह से रवा रखा जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ IMF के मुतालबात के हवाले से हारून साहब पिछले कई दिनों से प्रोग्राम मुकाबिल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में सामने रखने अपने देखने वालों के सामने। IMF के मुतालबात के ऊपर भी बात होगी और आलमी मंडी में हमेशा ये सवाल उठता है कि तेल की कीमत जैसे ही कम होती है, पाकिस्तान में उसका असर क्यों नज़र नहीं आता। तेल की जो कीमत आलमी मंडी में कम होती है या वो बढ़ जाती है, वो पाकिस्तान में इम्पैक्ट किस तरह से आता है, और तेल की फ़ी लीटर पेट्रोल जो कीमत है वो एक्चुअली कितनी होनी चाहिए पाकिस्तान में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यार उन सब गिरफ्तारियों की तो मैं बात करूंगी, मगर दावे तो बहुत सारे इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। गिरफ्तारियों पे आएंगे, जीत के दावे हो रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से। देखिए, गुजारिश ये है, पहले तो वो सैलाब पे बात करनी चाहिए। सैलाब बहुत यानी शिद्दत, बलूचिस्तान में तो कोई मामूल से 274% ज़्यादा बारिश हो गई है। तो ये 174% है, यानी दो जितनी होती है एवरेज, उससे उसके मुकाबले में 274% है। और यहाँ भी कोई यानी 70-80% ज़्यादा बारिश का इम्कान है। एक ज़माने में अपना महकमा मौसमियात पाकिस्तान का दुनिया के 8 बेहतरीन महकमा मौसमियात में से एक होता था और इतनी अच्छी प्रेडिक्शन करते थे कि सेकंडों तक बता देते थे। सदर फारूक लगारी को किसी जगह जाना था तो उन्होंने मना किया था कि भाई इतने बजकर इतने मिनट पर जो है वो हवा तेज़ होगी तो हेलीकॉप्टर ना उड़ाएं। और पाकिस्तान का जो नुमाइंदा होता था वो आमतौर पर सेक्रेटरी जनरल होता था दुनिया भर के महकमा मौसमियात की जो तंजीम है। तो मेरा ख्याल है कि अब पता नहीं उनका मेयार वो बरकरार है या नहीं है, या उन्होंने वार्न किया है तो उसकी कोई परवाह नहीं की गई। मैंने उस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर से पूछा था कि क्या आपको बर वक्त इत्तला दी गई थी जब मसलन जलजला आया था, तो दोनों ने कहा कि नहीं, और चेक किया तो रिकॉर्ड पे ये था, पंजाब में भी और वहाँ भी इत्तला दी गई थी। अच्छा। और इसी तरह सैलाब की भी 2010 का मैंने चेक किया, उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर से चेक किया, उन्होंने कहा नहीं कोई इत्तला नहीं, चाहे वो पता किया तो वो इत्तला दी गई थी। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये तो इस पर मैंने खुद ट्वीट किए कई, क्योंकि मुझे महकमा मौसमियात से दिलचस्पी रही है कि सैलाब का बहुत शदीद ख़तरा है। तो जितना आप बचाव कर सकते हैं कि तो मकान कच्चे हैं जहाँ, तो वो लोग क्या करें। और ये अभी तो बहुत खौफनाक बारिशें होने वाली हैं, रावलपिंडी में बड़ी खौफनाक बारिशें होने वाली हैं, और नाला लई का तो कोई पक्का बंदोबस्त किया ही नहीं है, और नालों में गंदगी भी फेंकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि उस पर लोगों की मदद करें और उसका कोई निज़ाम वज़ा करें। 2005 के जल्जले से ज़्यादा बड़ी मुसीबत तो ये नहीं है, बहुत छोटी है उसके मुकाबले में, बहुत कम इससे लोग जान बहक हुए हैं, और बहुत थोड़ी कंपनसेशन की ज़रूरत होगी। सिविलियन अदारों को मुतहर्रिक करें, इमरान खान फाउंडेशन भी वो भी मुतहर्रिक करें। उन्होंने उस वक्त 2005 में बहुत काम किया था, बेपनाह पेंजाब हुकूमत के बराबर और पख्तूनख्वा हुकूमत से ज़्यादा। और कराची के जो लोग हैं वो हमेशा इसमें कारोबारी लोग जो हैं पेश रहते हैं, उनके एहतियात जो हैं सारे मुल्क से बढ़ जाते हैं। उसके बाद पंजाब के कुछ यानी फैसलाबाद के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, सभी लोग करते हैं। वैसे तो वो अपना उनको मुतहर्रिक करें, अखुवत वालों को मुतहर्रिक करें। हुकूमत जो नहीं कर सकती वो अखुवत कर सकती है, अलखिदमत कर सकती है, दूसरे अदारे कर सकते हैं। तो इसमें फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। बिजली जो दी है, जिसका भी तनाज़ा चल रहा था, आज इलेक्शन कमीशन ने उसने फैसला दिया, उसके तो इश्तहार फटाफट दे दिए। ये सैलाब के बारे में क्यों नहीं लोगों को बताते और क्यों नहीं बंदोबस्त करते? सही है, ठीक है, चलिए। तो देखिए, वो ज़्यादा अहम सवाल जो है मैं वो ये है
IMF का। IMF ने ये कहा, मैं आपसे कहता रहा हूं IMF नई शरात आयद करेगी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई पस मंजर में चीज है। उन्होंने ये कहा है कि 72 अरब रुपए पाकिस्तान आर्मी के बजट में से कम किए जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF पूरा कंट्रोल चाहती है पाकिस्तान के माली मामलात पे, और वो ज़ाहिर है उसमें हमारी गलतियों का भी बड़ा दखल है। हमने अपने आप को उन पर मुनहसिर कर लिया। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है। और भी मुतालबे वो कर सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा है ना कि इसके बाद हम पैसे जारी कर देंगे। मुमकिन है जारी कर दें, मुमकिन और भी शरात आयद करें। और मिफ्ता साहब बेचारे इस काबिल नहीं हैं, और वैसे ही साग डार भी इस काबिल नहीं है। किसी और आदमी का इंतखाब करना चाहिए। दुनिया, पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है और इतनी शर्तें मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह मानते चले जाएंगे तो ये ब्लैकमेल होने वाली कैफियत हो जाएगी, और ब्लैकमेल करने वाले की एक बात आप मान लें तो फिर आपको मानते चले जाना होता है। अब बताइए, और कोई सवाल है? ठीक है, चलिए इसी से मुताल्लिक एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी हारून साहब। ये भी कहा जा रहा है कि IMF या दीगर इदारों की तरफ से इतनी बड़ी रकम तो नहीं आएगी जितनी बड़ी तादाद में सब्सिडी की रकम सामने आ रही है। अरबों की सब्सिडी है, मगर किस्तें इतनी ज्यादा नहीं आएंगी, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा फिर? नहीं, सिस्टम तो बहुत बुरी तरह चलेगा और आम लोग उसकी तकलीफ उठाएंगे, जैसे कि बर्रे सगीर में लोग हमेशा उठाते रहे हैं। अभी इंडिया का जिक्र होगा, जो ट्विटर वाला मुकदमा है, तो उसमें मैं अर्ज़ करूंगा कि कितना अजाब भारत के लोगों ने झेला है कोरोना के दिनों में, और खुदा का शुक्र है कि हम बच गए। हम उस शदीद अजाब से और उस अजियत से दो चार नहीं हुई। यहाँ भी नुकसान तो हुआ, मगर उसको मैक्सिमम कंट्रोल कर लिया गया। तो वो तो अगर आप अपनी, कोई किसी को थोड़ी पालता है दुनिया में, कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल को नहीं पालता, रेयरली ऐसा होता है। और ज़ाहिर है हर एक को अपना रिस्क कमाना होता है। कुरान मजीद में जनाब लुकमान की ज़ुबान से ये कहलवाया गया है कि जो लोग अपना रिस्क खुद नहीं कमाते उन्हें कभी इज्जत नसीब नहीं होती। तो ये तो सब लोगों के सोचने की बात है। और कामों में लगे हुए, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के तन पे जो लिबास है वो धज्जियाँ कर दिया है। और कोई किसी को माफ़ करने के लिए तैयार है, किसी को मुल्क की परवाह नहीं है। कीमत तो उसकी बहुत होगी। देखिए अभी मोहतरमा और मरियम औरंगज़ेब ने बड़े जलाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान साहब बताइए जो बताना है आपने, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो कहना चाहते हैं आपको, यानी इशारा किया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। और ये फराह गोगी के साथ मिलकर आप डाके मारते रहे। तो पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब प्रवोक हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात के बारे में गुफ्तगू करें, और उसके नतीजे में वो ज़ेर अताब आएँ ताकि इनका इक़्तिदार मुस्तहकम हो। जब नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है तो फिर ज़ाहिर है एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आती है। फिर आफात समावी हैं, यो जलजले हैं, बिजलियाँ हैं, कहत हैं, आलाम हैं, कैसी कैसी दुख्तराने मादरे अय्याम हैं। तो एक होशमंद कौम उससे निमट सकती है, और अदारे भी हमारे मौजूद हैं, लेकिन खुदा जाने कहाँ सोए पड़े हैं। वो एक ज़माने में जलजले के बाद जो अदारा बना था वो बड़ा मुतहर्रक था, और फ़ौज ने उसकी बड़ी मदद की थी। फ़ौज के ही लोग थे ज़्यादातर उसमें। तो अब खुदा जाने क्या सूरत है। ठीक है, सियासत पे आती हूँ हारून साहब। अगर IMF का मामला थोड़ा सा समेट लेते हैं, आपको लगता है, हुकूमती लोग कहते हैं कि जो पेट्रोल का जो मामला है उसका IMF के एग्रीमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्या वाकई ऐसा है? पेट्रोल की जो कीमत ऊपर जा रही है वो IMF की डिमांड्स की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है? नहीं, देखिए ना, वो तो मुल्क की माशी हालत ही ठीक नहीं है। जब आप दरयूज़ा घर हैं, कशकोल कभी न टूटने वाला कशकोल उठाए खड़े हैं, और आपके वज़ीर आज़म साहब भी ये कहते हैं और वज़ीर दफ़ा साहब भी ये कहते हैं कि हम तो हालात के रहमो करम पे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कभी हालात इतने ख़राब भी हो जाएं, बहुत ख़राब भी हो जाएं, तो ये कभी नहीं कहा जाता कि हम हालात के रहमो करम पे हैं। हमेशा रास्ते होते हैं। ये पेट्रोल पे जब बात आएगी तफसील से तो मैं करूँगा, तो फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि इसी में से भी एक रास्ता निकल सकता है। हमेशा देखिए, हम देखते हैं बुनियादी उसूल क्या है। बुनियादी उसूल ये है कि अल्लाह ताला की सिफत रहम, उसकी सिफत अदल पे गालिब है तो वो आदल, इसमें तो कोई शुबह नहीं है। ये तो नहीं है कि इंसान जो है वो उसका अमल जो है ख़राब हो, बुरा हो, नाकस हो, और लापरवाही का वो मुजाहरा करे और अपनी जिम्मेदारियाँ अदा न करे और इसके बावजूद वो कंफर्टेबल रहे। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन उसकी सिफत रहम गालिब है। अगर आप चाहें और अल्लाह से दुआ करें, सिर्फ दुआ से तो तकदीर नहीं बदलती है। कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि अमल से बदलती है, दुआ से भी बदलती है। दुआ से वो
जहनी कैफियत पैदा होती है जिसमें अमल के लिए आदमी बुरूकार आता है अगर वो मुखलिस हो। सही। तो रास्ते तो निकल सकते हैं, लेकिन ये है तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पेट्रोल महंगा है और ऐसे हालात हमारे नहीं हैं और नई हुकूमत आने के बाद और बिगड़ गए हैं। इमरान खान के ज़माने में एक जमी जमाई हुकूमत थी, आखिरकार जम गई थी, बावजूद इसके कि बड़ी कशीदगी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ये तो चीज़ों को कदरे संभाल लिया गया था और शहर तरक्की 5.97% तक पहुँच गई थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो साबित किया कि वो वज़ीर आला का किरदार तो अदा कर सकते हैं, वज़ीर आज़म का नहीं कर सकते। फिर एक ब्लंडर उन्होंने ये किया कि साहबजादे को वज़ीर आला बना दिया। भाई इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कोई वज़ीर आला ही नहीं है, उससे बड़ी मायूसी फैली। फिर ये जो किरदार कशी की मुहिम है एक दूसरे के खिलाफ, इसमें मईशत क्या खाक संभलेगी। और बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है कि आप कैसे कम्पीट करेंगे। चीन का तो सवाल ही क्या है, बांग्लादेश से और इंडिया से वही मसनूआत फर्ज कीजिए आप भी पैदा करते हैं, टेक्सटाइल है मसलन बांग्लादेश भी करता है, तो आप कम्पीट कैसे करेंगे। और आज बिजली और बढ़ा दी है जी। तो बिल्कुल हवास बाख्ता हैं। जनाब अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि मुसीबत में घबराहट एक दूसरी मुसीबत है। एक तो मुश्किलात हैं, लेकिन कौमें मुश्किलात से गुजर जाती हैं। हमारी तुर्की जितनी मुश्किलात नहीं है, जहाँ लीरा 80% तक गिर गया है, जहाँ मकानों का किराया 3 गुना तक बढ़ गए हैं। और लेकिन वो देखिए इसके बावजूद हॉस्पिटल उनके दुनिया में सबसे अच्छे हैं और उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सारे यूरोप से बेहतर है और वो संभाल रहे हैं सूरत हाल को। तो बतदरीज संभल जाएगी। मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन मुश्किलात में जो मल्ला पतवारी छोड़ दे वो क्या कश्ती चलाएगा। दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने वज़ीर आज़म के साहबजादे की बात की है, उसको जो चैलेंज इमरान खान साहब ने जलसे में किया उसके ऊपर तो आती हूँ। मरियम औरंगज़ेब की आपने बात की, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने तो डायरेक्ट इमरान खान साहब से पूछ लिया, वो बता दें NRO उनको चाहिए या इक़्तिदार चाहिए। नहीं, वो चाहते हैं, उसको प्रवोक कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब का तो खैर एक ही ड्यूटी है कि उनको हर वक्त प्रवोक करते रहें। अब ये इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि जुर्रत अच्छी चीज़ है, लेकिन सब्र की भी ज़रूरत होती है। सही। जल्दबाजी अच्छी नहीं है। अपनी पार्टी की तंजीम उनकी अच्छी होती तो आज उन्हें जलसा आम में ये ना कहना पड़ता कि मुझे 10-10 आदमी चाहिए। तो वो आपको हैं, लेकिन वो जलसा आम में कहने की बात तो नहीं है। ये तो आपने बंदोबस्त करना है। वो खल्क़ खुदा को क्या बता रहे हैं। सही। तो वो उन्हें प्रवोक करना चाहते हैं। अगर वो प्रवोक होते हैं तो उनका अपना नुकसान होगा। मैं ये नहीं कहता कमज़ोरी का मुजाहरा करें, बुज़दिली से तो कोई बंद दरवाजे कभी खुलते ही नहीं हैं। जुर्रत की ज़रूरत होती है, लेकिन जुर्रत के साथ एक बावकार अंदाज में अपना हैंडल करना चाहिए और पेशेंस की भी जरूरत है। अपना मुकदमा वो साबित कर चुके। ये हुकूमत अनपॉपुलर है, लोगों ने इसके खिलाफ राय दे दी। हर सर्वे में, गैलप समेत हर सर्वे में लोगों ने इस हुकूमत के खिलाफ राय दे दी। धांधली अगर होती है इलेक्शन में, जिसके आसार नजर आते हैं, तो उसका फायदा PTI को होगा। दुनिया 17 जुलाई को खत्म तो नहीं हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानबदारी भी साबित हो गई। आज फिर उन्होंने कह दिया कि अगर पूरे सूबे के लिए वो दी है, सब्सिडी दी है, सब्सिडी के लिए पैसे कहाँ हैं। वो फिक्रा जो याद रखें हमेशा कि जहर खाने के पैसे नहीं है। जहर खाने के पैसे नहीं है। 160 अरब रुपए या 120 अरब रुपए जितने भी हैं वो तो जब देंगे तो अंदाजा होगा। अभी तो फहरिस्तें बनेंगी और उसमें रिश्वत भी चलेगी और उसमें धांधली भी होगी। ना हमारे लोग ऐसे हैं जो सबके सब ईमानदार हों, कहीं भी नहीं होते। हमारे यहाँ तो स्टेट को के माल को अपना जो है वो अपना माल नहीं समझा जाता। उससे स्टेट से कोई कमिटमेंट नहीं है। लोगों को शरीक ही नहीं किया गया कारोबार रियासत में। सिर्फ इलेक्शन के दिन उन्हें नाजबरदारी होती है, इसके बाद बुला दिया जाता है। सही। तो इमरान खान साहब को प्रवोक नहीं होना चाहिए। उन्हें प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है और वो ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि वो धमकी दे रहे हैं। तो ये धमकी जब उन्हें दी जाती थी तो वो खामोश रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक आध दिन की बात नहीं है, बहुत से वाक़यात का मुझे पता है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उन्हें धमकी दी गई, उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था और बाद मौके पर धमकियाँ दी गई, लेकिन वो खामोश रहते थे। अब मेरा ख्याल है इर्द गिर्द उनके लोग हैं जो उन्हें कहते हैं कि नहीं आपको बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए और ये करना चाहिए। प्राइस तो इमरान खान चुकाएंगे। ये लोग तो गायब हो जाएंगे। खुशामदी जो हैं ये खामोश हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे और इनमें से बाज जैसे अभी मिल गए हैं
दूसरों से जाके दूसरों से मिल जाएंगे। सही है, ठीक है। आपने इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर भी हारून साहब बात की, आपने धांधली और पैसे की भी बात की। इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह से ये तो अब तक इनको इलेक्शन कमीशन को तलब करके डिस्क्वालीफाई भी कर देना चाहिए था। एक आदमी पब्लिकली कह रहा है सिर्फ इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं कि जाली तो नहीं है, लेकिन ये उन्होंने खुद तरदीद नहीं की। 48 घंटे गुजर गए, उन्होंने इसकी तरदीद तो नहीं की उम्मीदवार ने। तो इस आदमी को क्या हक है जो कह रहा है कि मैं इलेक्शन से पहले पैसे दूंगा और जलसे में बैठने पर भी पैसे दूंगा। इससे अंदाजा होता है ना कितना पॉपुलर है और कितना जिम्मेदार है। और जिसके पास जो पैसा है उसकी भी तहकीकात हुकूमत को करानी चाहिए। हुकूमत तो क्या खाक कराएगी, लेकिन मीडिया को करनी चाहिए कि इसके पास इतना रुपया कहाँ से आया कि सामीन को जलसे में शरीक होने के भी पैसे दे रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन का तो देखे ना, इसी से पता चलता है ना कि नोटिस ही नहीं लिया। आप अंदाजा लगाएं कि अगर अब तक वो पीटीआई के किसी उम्मीदवार ने ये कहा होता तो अब तक क्या इलेक्शन कमीशन उसके साथ क्या सलूक कर चुका होता, और कोई 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी होती हैं, 10,000 ट्वीट हो चुके होते। ट्वीट में तो खैर पीटीआई वाले भी कम नहीं है, लेकिन ये है कि कोई मुकदमा बना होता, कोई कार्रवाई हो रही होती। तो ये इस आदमी को इलेक्शन लड़ने का क्या हक हासिल है। और अगर इस तरह के लोग असम्बली में आएंगे तो ऐसी जमहूरियत को शायद लगा के चाटने क्या करेंगे। ठीक है ना, ये तो वो जमहूरियत है ना जो अपने साथ तबाही लाती है। ये वो सियासतदान है जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि इब्लीस के फर्जंद है अरबाब सियासत, अब बाकी नहीं मेरी ज़रूरत है अफलाक। सही। एक तरफ हारून साहब पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर ये बात आ रही कि वो धांधली करेंगे, मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो वोट के लिए नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब अपनी जीत का दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में वो जीत जाएंगे? असल में इमरान खान साहब कह ये रहे हैं, वो आपको पता है कि अल्फाज के इंतखाब में बहुत मोहतात नहीं है। वो क्या, आप शहबाज शरीफ साहब का हाल आपने देखा है कि वो कितनी उस पर लतीफ़े बन रहे हैं, सैकड़ों बन रहे हैं, और वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। जो उन्होंने कहा कि मैं दोस्त मुल्कों में गया और मैं उनसे कहा मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन हालात ऐसे हैं, हमेशा आप हमारी मदद कर रहे हैं। यानी उन्होंने सोचा ही नहीं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो अपने पहले जुमले की कहने के बाद उसकी तरदीद कर रहे हैं, और इसका दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाएगा और वो हमेशा एक और उनका अपना तासुर बहुत ख़राब होगा। इमरान खान साहब भी अल्फाज के इंतखाब में मोहतात नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, यानी वो उनकी जो अप्रोच है उस मामले में, उनका जो जाविया निगाह है वो दुरुस्त है कि उम्मीद बरकरार रखें, लोगों से कहें। जो देखिए, मायूसी से बड़ा कोई तबाहकुन चीज़ नहीं है। कोई वो एक आदमी ने कहा जनाब खालिद बिन वलीद से जंग यरमौक का मौका पर कि रूमी कितने ज़्यादा हैं और हम कितने थोड़े हैं। तो 40,000 थे, वो 1.5 लाख थे, और वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, वार हार्डन्ड थी। तो ये भी कुछ जंगें तो लड़ चुके थे, लेकिन उतना तजर्बा उनका तो सदियों का तजर्बा। तो जनाब खालिद बिन वलीद ने कहा चुप रह, मेरे घोड़े के सुम ठीक होते तो चाहे इससे दुगनी फौज ले आते। ये मोरल बूस्ट करने के लिए होता है, लेकिन वो इंशाल्लाह तो कहना चाहिए। और वो ये जो अज़ार फ़ख्र है ये सिर्फ एक जगह पे जायज़ है, ये फ़िक़ही मसला है, ये मैदान जंग में जायज़ है, इसलिए कि हौसला लोगों का हर हाल में बरकरार रखा जाए। सही है, और इसकी मिसालें हैं, अपने जनाब असहाब रसूल भी ये करते थे, और जनाब खालिद बिन वलीद करते थे, वो भी किबार सहाबा में से हैं। तो वो वो 20 सीटें तो खैर नहीं जीत सकते, लेकिन अगर उनके वर्कर दिल शिकस्ता ना हो, एक ख़ास तादाद तो उनके दिल शिकस्ता है, जब भी उनसे कहा जाता है कि वो उम्मीद बरकरार रखेंगे तो आप कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे, पॉपुलर तो आप हैं, तो 10-12 ट्वीट ऐसे ज़रूर आते हैं, 100 आते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हाँ हम ज़रूर उम्मीद बरकरार रखेंगे, कोशिश करेंगे, तो 10 ज़रूर आते हैं। हम कैसे जीत सकते हैं जी? फैसले तो अल्लाह ने करने हैं, और अल्लाह ताला उनके हक में फ़ैसले सादर करता है जो उसके बनाए हुए कवानीन पर चलते हैं, बिलाशुबा, और उम्मीद उसका बुनियादी कानून है। बदतरीन हालात में सलीबी जंगें हो रही थी, तो क्या कभी मुसलमानों के किसी लीडर ने कहा था कि हम जीत नहीं सकते? आखिरी जंग तक तो हार गए थे हक्का की, लेकिन वो आखिरी जंग हार के भी सलाहुद्दीन ये कहता था कि जीत के इंशाअल्लाह जीतेंगे, लाजमन जीतेंगे, और जीते। और वो हैरल्ड लेम कहता है कि वो डिक्टेट कराया मुआहदा उसने। वो जो चंद हफ्ते पहले जंग हार चुके थे, रास्ते के शहर जला दिए,
कुमक उनकी जनाब है आबादी का इनखला किया, जी। उनको कहीं से अनाज ना मिला, कहीं से उनके घोड़ों को चारा ना मिला, उन्हें पानी ना मिला, और जो फैसला कुन जंग थी उसमें तो फिर ये हुआ ना कि वो प्यास से ही मर गए बहुत सारे लोग। तो उम्मीद नहीं खोई जाती कभी, ये उसूल ठीक है, लेकिन बहरहाल अल्फाज के इंतखाब में तो हमारे सियासतदानों का जो हाल है और हमारे जर्नलिस्टों का क्या हाल है अल्फाज चले के ब्रेक से इंतखाब वापस में, आके जर्नलिस्टों के आपको बारे में पता ही बात है, कर बहुत से लेते हैं लोग इसी हारून तरह मुसीबत को दावत देते हैं। ये एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। एक तो ये कि मुखालिफिन ये तासुर दे रहे हैं इमरान खान साहब बुरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं, जो साहिवाल में जलसा हुआ वो फ्लॉप है। क्या वाकई वो फ्लॉप हो गया? मगर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और जो लीडरान और कारकुन हैं जिनकी गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, ताज़ा खबर यह आई है कि रावलपिंडी की मकामी अदालत ने कह दिया है कि जो सहाफ़ी इमरान रियाज हैं वो उनके FIA के दिफात को ख़त्म किया जाता है और वापस आज ही अटक अदालत में पेश किया जाए। 10 गाड़ियों का काफिला लेकर सहाफ़ी को रवाना हो गया अदालत में पेश करने के लिए। 15 से ज़ायद थानों के SHOs थे जिन्होंने आके गिरफ्तारी उनकी कर दी। हो क्या रहा है? नहीं, वो कोई एक आध नामली नहीं है, एक आध हमाकत नहीं की है मुकदमा बनाने वालों ने, बेशुमार हमाकतें हैं। और हैरत होती है कि हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो किस तरह सोचते हैं और ऊपर फैसला करने वाले कैसे सोचते हैं। एक चीज़ जो इतनी हाईलाइट हो चुकी है, सोशल मीडिया पे हर रोज़ उसका जिक्र होता है, उसमें ये करें धाबे जी, ठट्ठा, चकवाल, सरगोदा, अटक, कोई 18 जगह पे जस्टिस बाकर नजफी ने आज रिपोर्ट तलब की IG से, तो उन्होंने कहा 18, 17 हैं, फिर कहा 18 हैं मुकदमात। एक ही सारी तमाम दरख्वास्तों की एक ज़ुबान है। दाबेजी में एक आदमी दरख्वास्त दे रहा है कि मेरे जज्बात मजरूह हुए हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है। अच्छा, ठट्ठा में दे रहा है, चकवाल में, अटक में, सरगोदा, कहीं भी अल्फाज एक ही हैं। भाई ये कैसे मुमकिन है? एक अर्जी नवीस से वो दाबेजी का आदमी जो वो आएगा, लाहौर आएगा, ये पिंडी आएगा दरख्वास्त लिखवाने के लिए, ये अटक आएगा। अच्छा, फिर ये है कि वो तो 10-12 थानों की पुलिस तो आई थी कि भाई वो क्या है, उसके पास कोई कोलाशनकोव है और वो कोई अपना टेररिस्ट थोड़ी है, साफ़ी है। फ़र्ज़ कीजिए सारा कसूर उसका है, तो भी आप 15 थानों की पुलिस क्या है, असल में खौफजदा करना मतलूब है। यानी वो देखिए मुकदमा तो अब वो कहते हैं कि भाई फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत फैलाई है, कानून की रूह से अगर ये साबित होता है कि नफरत फैलाई है तो मुकदमा बन सकता है। लेकिन उसके लिए 15 थानों की, फिर ये है कि चकवाल की पुलिस अलग से आई, यानी अगर वो अटक की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करती तो चकवाल की पुलिस गिरफ्तार करती, और वो भी इत्तफाक से बन गया। वो जो अपना जो वीलॉग है वो इस तरह बन गया कि शीरी ज़्यादा एक जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथी हैं, दोस्त हैं जाती, उनके साथ वो आ रहे थे तो उन्होंने वो बना दिया। वरना वो इल्ज़ाम ये है कि उन्हें 2-3 दिन किसी खुफिया मकाम पर रखा जाता। अब भी उन्हें जगह है तो क्या है, आंखें सूजी हुई हैं, हालत अच्छी नहीं है। तो ये ऐसा नज़र आता है कि भाई ये खौफजदा करने की कोशिश है मीडिया को। वो भी PTI वाले भी करते थे, वो और तरह से करते थे। सही। वो इतनी कंपेन चलाते थे किसी के ख़िलाफ़, मतलब नुसरत जावेद जैसे जर्नलिस्ट के बारे में, तो जिसके बारे में जैसे उनके बारे में कहा था जस्टिस इफ्तिखार चीमा ने, इफ्तिखार चौधरी ने जस्टिस इफ्तिखार चीमा के बारे में कहा था कि मैं अपनी दयानत की कसम नहीं खाता मगर इनकी दयानत की कसम खा सकता हूँ। नुसरत जावेद साहब का हमें पता है कि वो बिल्कुल एक साफ़ सुथरे जर्नलिस्ट है, उनकी राय से तो अक्सर मुझे इख्तलाफ होता है। बल्कि एक TV चैनल प्रोग्राम में उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र मेरा और हारून रशीद का किसी बात पर इत्तफाक नहीं हुआ हो सका आज तक। तो वो ठीक है, ख्यालात की बात और होती है, वो आप उन्हें मुस्तरद कर सकते हैं और दलील से मुस्तरद कर सकते हैं। वो एक टोकरी कहीं से उन्होंने ले ली, अपना उनको भेज दी। भाई फलों की एक टोकरी को भेजता, आप क्या करेंगे, उसको उठा के गली में तो नहीं फेंक सकते। और वो कहीं रिकॉर्ड पे आ गई बात, तो इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो वह ये अब ये वही काम वो अब इस हुकूमत में भी हो रहा है। भाई आप क्या करेंगे? और मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ, ये अफवाह है, मुझे नहीं पता, तस्दीक होती ही नहीं। बाज़ औक़ात हम अफवाह पे यकीन कर लेते हैं, बड़ी ख़राबी होती है, जैसे जनरल मुशर्रफ के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ज़फ़र इलाली साहब के बारे में ये अफवाह फैली हुई है। अब ज़फ़र इलाली सफारतकार रहे हैं, कानून की हुदूद को समझते हैं, अहम तरीन सफारतकारों में रहे, उनके वालिद सफारतकार थे। अमेरिका में वो अपना पाकिस्तान के, ऐसी नाजुक जिम्मेदारी उन्हें
यानी कायद आज़म के ज़माने में उन्हें जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, फिर बाद में दूसरी हुकूमतों ने भी सौंपी। सही। तो और बहुत से लोगों के बारे में अफवाहें आ रही हैं, ये कुछ सूझबूझ की बात नहीं है। एक तरफ आलम ये था, मुझे याद है कि डॉन लीक्स में मोहतरमा मरीम नवाज़ का नाम था, तो इस्टेब्लिशमेंट में ज़िम्मेदार तरीन शख्सियात ने कहा कि खातून है, हम नहीं बनाएंगे उन पर मुकदमा। ठीक है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर ये मेरी बाद में जो लोग आए उनसे बात हुई, ख़ुद ज़ाती तौर पे बात हुई, उन्होंने कहा हम मीडिया के साथ वो क्लैश नहीं चाहते, अखबार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अखबारी बिरादरी के साथ तसादम और तलखी नहीं चाहते। दूसरी तरफ अब ये हाल है कि भाई ये एक खौफ की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं। अब खौफज़दा कर लेंगे। इमरान खान साहब के हामियों ने, वो चाहते थे ये नहीं चाहते थे, मेरा ख्याल कुछ तो उनकी रजामंदी होगी, खौफज़दा किया ना मीडिया को, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, उन्हें नुकसान हुआ। जब लड़ाई का वक्त आया तो मीडिया उनके साथ नहीं खड़ा था। अब बतदरीज कुछ उनके लिए लोगों का दिल नरम हुआ है कि मजलूम है, इनके साथ ज्यादती हुई है। हमें तो खैर जल्दी समझ में आ गई थी कि भाई अब ये जाने वाले हैं, तो हमने तो उसी वक्त उनके मामले में नरमी इख्तियार कर ली थी कि भाई साजिश हो रही है और उसमें सरहद पार से भी लोग शामिल हैं। सही। तो ये मीडिया के साथ या अदालतों के साथ नहीं लड़ा जा सकता। जो ये कोशिश करते हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। हमारी तारीख भरी पड़ी, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के जिन्होंने सियासी मुखालफिन पे, और सिर्फ फौजी हुक्मरान नहीं थे, सिविल हुक्मरानों ने भी बहुत जुल्म ढाए लोगों पे और बहुत सख्ती की, मुखालफिन की ज़िंदगियों उजेरन की, और जेलों में बड़े अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, लोग कत्ल भी किए गए। फिर उनका अंजाम क्या हुआ, तो ये मलहूज़ रखना चाहिए कि वो रस्सी अल्लाह ताला दराज करता है, लेकिन कितनी दराज, कल आपकी बारी आ सकती है। सही, दुरुस्त बात है। ठीक है, लेकिन हारून साहब, सिंध असेंबली से अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख साहब, उनका भी नहीं पता, उनको रात एक और वाक़या आपको बता दूं, हलीमा आदिल शेख पे बात, एक और वाक़या आपको बता दूं। जी जी। ये बहुत ही जिम्मेदार आदमी ने मुझे बताया कि अहम तरीन यानी जो शख्सियत है इस्टेब्लिशमेंट की, उससे कहा गया ईमान मज़ारी के बारे में कि इसको सबक सिखाना चाहिए। अच्छा। तो वो उन्होंने जवाब में कहा, बच्ची है यार, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, एक बेहतियाती की बात की है यार, कोई हद होती है, इस तरह तो नहीं। सबक क्या सिखाना सुबह, एक बच्ची को क्या सबक सिखाना। ज़िया का वाक़या मुझे मालूम है नहायत मोतबर तरीन ज़राए से, यानी बाद औक़ात हमसे गलती भी हो जाती है, लेकिन ये ऐसा सोर्स है जिसके गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेनज़ीर भुट्टो की एक फिल्म किसी ने बना ली, अच्छा, और उनको जाके दे, उन्होंने कहा शर्म करो यार, कुछ हया करो कोई, हैं ये क्या तुम बना के ले आए हो। अब उतनी झूठ सच क्या था, तो ये बना के लगे, यार मेरे घर में बेटियां हैं, हम बहू बेटियों वाले हैं, दफन करो इसको ज़ाया करो, इसको जलाओ, इसको ज़मीन में दफन करो। ये नहीं हो सकता। कोई अखलाकियात होती है, कोई हुदूद होती हैं, तो उनको मलहूज़ रखना चाहिए। कोई आज का सूरज आखिरी सूरज नहीं है, और ये आखिरी अय्याम नहीं है, कायनात जो चंद वर्षों में फना होने वाली नहीं है, ये ज़िंदगी बाकी रहेगी, इस ज़मीन पे लोग जिंदा रहेंगे, ज़्यादती करने वाले भी, गैर मोहतात लोग भी, जुल्म का शिकार होने वाले भी। हर शख्स को अपने किए का कुछ गुनाह ऐसे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसी दुनिया में उनकी सज़ा मिलती है। सही सही। हलीमा आदिल शेख साहब, हारून साहब, उनको गिरफ्तार करने वाले लोग कौन थे? सादा लिबास थे, नहीं पता किस इदारे ने उनको पकड़ा, क्या हुआ, क्यों पकड़ा गया? वो थे तो पुलिस के लोग, नहीं पुलिस के लोग थे, सादा लिबास में थे ना, दावा बोला, गुलबर्ग के होटल में ठहरे हुए थे, उनको पकड़ लिया। अब वो एक केस तो है, अब वो जब सामने उसकी तफसील आएगी तो पता चलेगा। कोई 61 कनाल अराजी है गालबन, तो वो उनका किसी के नाम पे कागजात में हेरा फेरी करके तो किसी के नाम मुंतकिल की गई, फिर इनके नाम मुंतकिल की गई। अब उसकी हकीकत क्या है वो तो केस सामने आएगा। मैं तो एक आध वाक़या ऐसा हो गया कि उसकी वजह से ज़्यादा मोहतात हो गया, तो वो पता चलेगा। लेकिन ये गिरफ्तारी का क्या तरीका है जी? कि कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ, इसलिए जस्टिस बाकर नजफी तो बड़े मोतबर जज हैं, उन जजों में से हैं जिनकी इंसाफ परवरी की मिसाल दी जाती है। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मुकदमा है, और ये मुकदमा किस वक्त कायम होता है और किस वक्त गिरफ्तार करते हैं। यानी जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई उससे पहले वो गिरफ्तार हो चुके थे, और पंजाब पुलिस जो है वो ज़्यादा सरगर्म थी। जाहिर है सिंध से किसी अहम तरीन शख्सियत का फ़ोन आया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ बच्चे थोड़ी वज़ीर आला हो सकते हैं। हमजा साहब को वज़ीर आला बना दिया, भाई उसको पहले वज़ीर बनाए फिर बनाए वज़ीर आला। कोई तजुर्बा हो, कोई मालूम हो तो क्या करना है, तो उन्हें तो रिहा कर दिया है। अब वो एक बड़ी मुमकिन है वो किसी मामले को कसूरवार भी हो, लेकिन सिंध में कसूर पे कोई नहीं पकड़ा जाता। कसूर पे पकड़े जाते हों तो ये अपना
MQM के कितने लोग पकड़े जा चुके होते और पीपल्स पार्टी के कितने लोग पकड़े जा चुके होते। तो वहाँ तो बल्कि कसूरवार जो है वो तो मोतबर है, वो तो मुअज़्ज़ज़ है जो कसूरवार है। तो अब वो कसूर तो उनको पता चलेगा कितना है, लेकिन बहरहाल इस तरह उनकी बेगम है, वो उनका लाड़काना से ताल्लुक़ है, उसका भी शायद इन्हें सदमा होगा। वो भी बोलती हैं कि वो क्यों बोलती हैं, दुआ भुट्टो, और ये भी बड़े बिजनेसमैन हैं, शिपिंग में भी हैं और प्रॉपर्टी में भी हैं। गालिबन कंस्ट्रक्शन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये शिपिंग वगैरह का तो मुझे पता है। सही है। तो ये कोई मतलब ये क्या तरीका इख्तियार कर लिया है भाई। 4 दिन की आपकी हुकूमत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको खींच के ले जाएंगे तो 8, 12, 10, 11 महीने और खींच के ले जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद तो इतना रिएक्शन हो चुका है सिर्फ महंगाई की वजह से कि आपको हुकूमत तो नहीं दोबारा मिल सकती, कि उल्टा भी लटक जाए तो धांधली करके हुकूमत बनाएंगे तो लोग सड़कों पे होंगे इतनी महंगाई के साथ, और फिर आप इतना जारहाना रवैया आपका, ये चल तो नहीं सकता मामला। सही है। अब 18 जुलाई तक तो हिफाजती जमानत हलीम आदिल शेख साहब की मंजूर हो गई हारून साहब, लेकिन क्या मुस्तकबिल में मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? मैं जर्नलिस्टों का तो आपको बता दिया, उनकी तो हो सकती हैं। अच्छा। और उससे ये है, लोग तकलीफ में तो पड़ते हैं, लेकिन जब लोग तकलीफ में पड़ते हैं तो उससे उनका स्टेमिना बिल्ड होता है, उससे इनके कैपेसिटी बढ़ जाती है। उन्हें पता चलता है कुछ नहीं होता। अगर एक दिन नहीं सोए, 2 दिन नहीं सोए, कोई मारपीट हुई, और इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, किसी को मार तो नहीं सकते, जेल में जगा सकते हैं ना, तकलीफ होती है, लेकिन उससे तो ये भी हो, तकलीफ तो हुई लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाती है। याद अमीर साहब को मारा गया तो उसका नतीजा क्या निकला? कल उन्होंने फिर खिताब फरमाया, वो ज़रा मोहतात आदमी हैं, वो कानून की हदूद में रहते हैं, आप उन पर मुकदमा नहीं बना सकते, इसलिए कि वो फ़ौज में भी रहे हैं, सफारतकार भी रहे हैं, और 40 साल से वो जर्नलिस्ट भी हैं, और धड़ल्ले के जर्नलिस्ट हैं। 40 नहीं, अब तो ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा अरसा हो गया, 45 साल हो गया मेरे ख्याल। सही, ठीक है। एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे इंडिया के मामले के ऊपर तो बात है, एक तो आज़ादी ज़ाहिर राय के हवाले से, दूसरा मुशर्रफ के कश्मीर फार्मूले के हवाले से हारून साहब के साथ कुछ डिटेल्स हैं उनके पास जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ पेट्रोल की प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुशर्रफ के कश्मीर फार्मूला और इंडिया के ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर हारून साहब उससे पहले आपने खबर दी थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक, क्या आप कायम है अपनी खबर पर, और ये भी बताएंगे कि शायद खुदा ना ख्वास्ता कि उनका इंतकाल हो गया है? नहीं, वो तो खबर दुरुस्त साबित नहीं हुई, इसलिए जब मैंने उनके इंतकाल की खबर दी तो आपने देखा कि उसको मैंने अफवाह के तौर पे किया कि अगर ये दुरुस्त है, ये अल्फाज थे उसके, तो इसकी तस्दीक हो जाएगी। अच्छा, उसमें सोर्स की गलती नहीं है। गलती जहाँ पे हुई, अगर जिम्मेदार तो मैं हूँ उसका, गलती वहाँ पे हुई कि एक डॉक्टर साहब ने हमारे सोर्स से कहा, जो नहायत जिम्मेदार आदमी है, जो 10-12 साल से जानता हूँ, और बिल्कुल झूठ बोलने वाला आदमी ने, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि फ़लाँ हॉस्पिटल में जो है वो बड़ी निगरानी की जा रही है, तो इसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब उन्होंने देखा तो नहीं था, बल्कि शायद उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने देखा है, तो वो डॉक्टर साहब की गलती है। वो वहीं हैं दुबई में, और एक मैं उस पर मादरत चाहता हूँ कि भाई मैंने उस पर एतबार किया, मुझे काउंटर चेक करना चाहिए था, बाद वक्त ही नहीं होता। मैं आ रहा था दफ्तर की तरफ गालिबन, उस वक्त मुझे खबर दी गई, और सोच चुके ठीक था, उसकी बाकी खबरें हमेशा दुरुस्त साबित हुई हैं। तो वो वहीं पे हैं, और वो उनकी बेगम ने ये कहा, उनसे बिलवास्ता मेरा इनडायरेक्टली रब्ता हुआ, उनकी बेगम ने कहा है कि यहाँ लोग आए थे और उनकी मिजाज पुरसी की, और उनसे ये कहा कि भाई आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं, मगर उनकी बेगम ने कहती हैं कि मैंने खुद फैसला किया कि भाई यहाँ 4.5 साल से उनका इलाज हो रहा है, और मैनेजमेंट ही है, इलाज क्या है, और जो दवाई है वो यहाँ आसानी से दस्तयाब है, और इन लोगों का तजुर्बा है। वो मर्ज़ ऐसा है जो बहुत मिलियंस में से एक होता है, लाखों में तो नहीं, इससे भी ज़्यादा लोगों को ऐसे अमराज हैं दुनिया में जो बहुत रेयर होते हैं। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। वो हालत तो उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी एक तो गलत है कि वो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये भी गलत है। और जो तफसीलात लोग लिख रहे हैं वो भी आज फिर मौका मिला तो उसको चेक किया, और बहुत ही यानी ऐसे लोगों से बात हुई जो नहायत जिम्मेदार हैं, जिनका ख़ानदान से बराह रास्त रब्ता है, और तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। ठीक है, अब ज़रा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कश्मीर फार्मूला पे आ जाते हैं हारून साहब। ये कश्मीर फार्मूला उनके दौर में था क्या, ये कब पेश हुआ? कश्मीर फार्मूला ये था, मैं आपको बता दूं, वो उनका इंतकाल हो गया, क्या नाम है उनका,
सितंदर कुमार सतीलांबा, यही है ना जी जी। और सतीलांबा उन्हें आमतौर पे कहा जाता है। ये उनकी तख्लीक थी, ये फार्मूला ये था 7 हिस्से किए जाएंगे। ज़ाहिर लद्दाख अलग है, जम्मू अलग है, मकबूजा आज़ाद कश्मीर अलग है, वैली अलग है। तो ये 7 हिस्से उसके किए जाने थे। उसमें से कुछ पाकिस्तान के कंट्रोल में रहते हैं, जैसे अब मतलब आज़ाद कश्मीर है, फिर लद्दाख इंडिया के कंट्रोल में रहता है, जम्मू इंडिया के कंट्रोल में रहता। कुछ इलाकों को खुद मुख्तारी दी जाती और वो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के सुपुर्द किया जाता या मुश्तरका कंट्रोल होता। लेकिन उस वक्त मुझे खुर्शीद कसूरी साहब बुलाते थे और बड़ी तफसील के साथ ब्रीफ करते थे। ये तो PTI की हुकूमत ऐसी आई ना, और अब फिर ऐसी हुकूमत आ गई है कि ये अपनी पसंद से लोगों को बुलाते हैं। नहीं मालूम ही नहीं है कि अगर अखबार नवीसों को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो उससे उनका नुकसान होगा, अखबार नवीसों का नहीं होता। तो वो तो अखबार में किसी और मौजू पे काम कर लेगा। मुझे बहुत तफसील से हमेशा वो बताते थे, हर महीने बुलाते थे सारी डेवलपमेंट में। तो मैंने उनसे कहा ये होगा नहीं, ये फार्मूला जो है ये कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पाकिस्तान और इंडिया के अवाम इसे कबूल, हमारे लोग नहीं करेंगे। वो उन्होंने कहा यही मसला है। अच्छा। तो वो तो फिर वहाँ इसको दिलचस्प बात है, कांग्रेस ने सबोटाज किया था, बीजेपी ने नहीं। वो वहाँ पे कांग्रेस का एक लीडर उठ के खड़ा हो गया कि हम तो इलेक्शन ही हार जाएंगे। यूपी में इलेक्शन होने वाले थे, उत्तर प्रदेश में। तो ये उसके खालक थे। बहरहाल अब कश्मीर का तनाज़ा तो वहीं का वहीं है और किसी को उसकी परवाह भी नहीं है। सही है। अब मोदी सरकार की, हारून साहब, ट्विटर के साथ क्या लड़ाई है? कौन सी जंग है? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ट्विटर की लड़ाई ये है, ट्विटर वाले कहते हैं उन्होंने कर्नाटक में मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया है। अच्छा। कि भाई हम इनकी नाज बर्दारी करते करते थक गए, यानी उसको जो अंग्रेजी में कहते हैं एनफ इज एनफ। हमने इनके कहने पे बहुत से ट्वीट डिलीट किए। अब ये कह रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन के भी डिलीट किए, पाकिस्तान के भी किए, कई अदारों के। अदारों के आप कैसे डिलीट कर सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज भी किया। यानी एक दिन अचानक जो है वो कर्फ्यू की सी कैफियत पैदा कर दी। जो यहाँ भी इमरान खान को मशवरा दिया जा रहा था, उन्होंने नहीं माना और अच्छा किया, और पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में से जो बच गए तबाही। चलिए इंशाल्लाह फिर इस पे तफसील से हारून साहब बात करेंगे। वक्त खत्म हो गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हारून साहब। देखने वालों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।